गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, सोशल साइंस क्लासेस जो मेरा चैनल है उस पे मैंने क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक और चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को 18 डिफरेंट पार्ट्स में डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया लाइन बाय लाइन। बच्चों, उसी सीरीज़ में अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपकी एनसीईआरटी बुक में जो चैप्टर 3 है, क्लास 10th हिस्ट्री, उसमें नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। और आप बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे। सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि क्लास 8th में आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, द नेशनलिज्म इन इंडिया, द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम या फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इस तरह करके ये इस हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा बच्चों। उसी को थोड़ा सा डिटेल में इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और कुछ जो मूवमेंट्स थे जब हम आज़ादी का संघर्ष कर रहे थे, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम आज़ादी का संघर्ष कर रहे थे। और महात्मा गांधी भारत आ चुके थे साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आंदोलन मूवमेंट्स चलाए। बच्चों, उन्हीं मूवमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और सबसे बड़ी बात ये बच्चों कि नेशनलिज़म, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा नेशनलिज़म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया। यहाँ पर इस चैप्टर में बेसिकली ये समझाया गया है डिफरेंट मूवमेंट्स के थ्रू, फ्रीडम स्ट्रगल के थ्रू, कि भारत में नेशनलिज़म कैसे आया, लोगों में नेशनलिज़म की फीलिंग कैसे आई, जो कि बिल्कुल भी यूरोप से एकदम डिफरेंट थी, बिल्कुल सिमिलर नहीं थी, एकदम अलग थी। यूरोप में नेशनलिज़म, इंडिया में नेशनलिज़म, एकदम अलग अलग कॉन्सेप्ट। इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। और बच्चों, एक बात मैं फिर ये रिपीट करूँगा कि आपको मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर के भी इम्पॉर्टेंट नोट्स मैं अवेलेबल कराऊँ आपको। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं इसको भी कई डिफरेंट पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में मैं इसको वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो हर पार्ट का अलग अलग वीडियो आएगा, आपको पता चलता जाएगा अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो। और उसके बाद आप इसको समझ सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। ओके बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं बच्चों, इंडिया में नेशनलिज्म, यूरोप का आपने देखा, यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई। लोगों ने, वहाँ के लोगों ने अपने शासकों के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, पहली बात। दूसरी बात, हमने उस चैप्टर में ये पढ़ा कि उन लोगों ने नई विचारधारा विकसित की, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे शब्दों का आविष्कार किया कि संविधान होना चाहिए, कुछ नियम कानून होने चाहिए, इक्वालिटी यानी समानता होनी चाहिए समाज में, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र होना चाहिए, यानी लोग सरकार, राजा सरकार न चलाए, जो आम जनता है वो लोग चलाएं। यूनिवर्सल सफरेज जैसी बात आई, यानी कि सबको वोट डालने का अधिकार मिले। ठीक है। फिर उन लोगों ने देखा कि अरे अगर हमारी संस्कृति एक जैसी है, हमारा कॉमन कल्चर है, हमारा कॉमन पास्ट है, हमारा कॉमन कल्चरल हेरिटेज है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो एक जैसी है, तो क्यों ना हम, एक कॉमन लैंग्वेज है, एक ही भाषा बोलते हैं, तो क्यों ना हम एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र की इकाई के रूप में विकसित हों।
इस तरह की फीलिंग आई वहाँ पे लोगों में। मतलब ये तुमने पढ़ा पिछले चैप्टर में, नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि किस तरह से लोगों में धीरे धीरे करके राष्ट्रवाद की फीलिंग आई और उसका स्वाद क्या था, उसका टेस्ट क्या था। लेकिन भारत में बच्चों एकदम डिफरेंट टेस्ट मिलेगा आपको। नेशनलिज्म भारत के लोगों में भी आया, ऐसा नहीं है, राष्ट्रवाद आया, लेकिन वो राष्ट्रवाद स्वतंत्रता के संघर्ष से निकला। यानी लोगों, बाकी भारत के लोगों में किसी भी तरह की कॉमन कल्चर, कॉमन जैसी कोई चीज़ नहीं आई। सबकी अपनी अपनी अलग डफली, अपना अलग अलग राग। अगर अलग कोई अपना तबला बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, सबकी आवाज़ अलग अलग। लेकिन बच्चों तुमने देखा होगा कि जब कोई गायक गाना गाता है तो तबला भी बजता है, ढोलक भी बजता है, हारमोनियम भी बजता है, गिटार भी बजता है, सब बजता है उस एक गायक को। तो यहाँ पर जो एक गायक यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने लोगों को बताया कि अरे भैया, जो तुम लोग अलग अलग बजा रहे हो, वो उस कमरे में अलग तबला खाली बजा रहा है, वो तुम अलग, तुम गिटार बजा रहे हो, तुम अलग हारमोनियम बजा रहे हो, नहीं 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 नहीं, एक काम करो, सब लोग एक ही कमरे में आओ और सब लोग मिल के बजाओ, हम गाएंगे, मेरे गाने पर बजाओ सब मिलकर, तो बड़ा मज़ा आएगा। और हमारा गाना क्या है, ये जो अंग्रेज हैं इनको भगाओ। कहने का मतलब ये, तब नेशनलिज्म आया। कहने का मतलब बच्चों ये कि हमारे देश में राष्ट्रवाद की शुरुआत स्वतंत्रता के संघर्ष से हुई। जब हमें लगा, जब दक्षिण भारत के लोगों को लगा कि अरे यार ये अंग्रेज दूसरे देश के हैं, हम पर अपना शासन चलाते हैं। उत्तर भारत के लोगों को लगा कि अरे यार ये अंग्रेज जो हैं ये दूसरे हैं, ये इनको भगाओ। मध्य भारत के लोगों को, पश्चिम भारत के लोगों को, पूर्व के भारत के लोगों को, सबको लगने लगा कि नहीं नहीं यार ये, तो वहाँ से राष्ट्रीयता का जागरण हुआ, नेशनलिज्म। हालांकि ये नेशनलिज्म बहुत आसानी से नहीं आया लोगों के दिमाग में, है ना, ये कंट्रोवर्शियल था, बड़ा संघर्ष हुआ, आपस में बड़ा विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, अरे तेरी बात नहीं मानेंगे, अरे तुम क्यों माने तुम्हारी बात, अरे मान जाओ, तो फिर वो बोला नहीं उसकी बात मानोगे तो हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। बहुत इस तरह का सब किचकिच किचकिच हुआ। लेकिन फाइनली लोगों ने महसूस किया कि नहीं, बाद में किचकिच करते रहेंगे, पहले ये विदेशियों से तो निपट लें। थोड़ा सा इस तरह की फीलिंग आई, तब एक नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ। और ये नेशनलिज्म का एक छोटा रिजल्ट ये निकला कि 1947 में हमें आज़ादी मिली। मैं छोटा रिजल्ट बोल रहा हूँ, इसको बड़ा रिजल्ट नहीं बोल रहा। तुम लोग भी सोचोगे कि अरे सर इतनी बड़ी बात हुई, भारत को आज़ादी मिली। बच्चों मैंने इसको छोटा रिजल्ट इसलिए कहा, एक छोटा सा परिणाम इसलिए कहा क्योंकि ठीक है आज़ादी हमें मिली, लेकिन नेशनलिज्म का जो अचीवमेंट था, एक जो 100% अचीवमेंट जो होना चाहिए था, जो 100% उपलब्धि थी, वो नहीं मिली 1947 में। बहुत सारे संघर्ष करने पड़े उसके बाद भी भारत की सरकारों को, नेशनलिज्म को स्प्रेड आउट करने में, उसको एस्टेब्लिश करने में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। एज यू हैव सीन, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप came to be associated with the formation of nation states। जैसा कि तुम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा, जो आधुनिक राष्ट्रवाद यूरोप में आया वो सीधे सीधे जुड़ा हुआ था नए राष्ट्रों के निर्माण, नए राष्ट्रों के निर्माण से आधुनिक राष्ट्रवाद पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। यानी वहाँ पर आधुनिक राष्ट्रवाद का मतलब था नए राष्ट्रों का निर्माण। इट ऑल्सो मीन्ड a change in people's understanding of who they were and what defined their identity and sense of belonging। वहाँ पर आधुनिक राष्ट्रवाद, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद का मतलब ये भी था कि लोगों की समझ में परिवर्तन, कि वो कौन थे, उनकी पहचान क्या थी, और आपस में वो कौन सी चीज़ को शेयर करते थे, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको वो शेयर करते थे।
New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. नए चिन्ह, नए निशान, नए गीत, नए विचार, इन सब चीज़ों ने आपस में गठजोड़ बनाया और जो समुदायों की, समाज की जो सीमाएं थीं, उनकी एक नई परिभाषा लिखी गई। मतलब कहने का मतलब ये कि विभिन्न समाज के लोग जो कि एक राष्ट्र में रहते थे, उन लोगों ने अपनी सीमाओं को खोला एक दूसरे के लिए कि नहीं, ठीक है, हम ये वाला त्यौहार मनाते हैं, तुम वो वाला त्यौहार मनाते हो, लेकिन भाषा तो हम लोग एक ही बोलते हैं, रह रहे हैं हजारों साल से एक ही भूमि में, तो क्यों ना हम एक हो जाएं। मतलब नई सीमाएं बनी। सीमाएं यहाँ पर फिजिकल बाउंड्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें जो दिया हुआ है बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़, यानी जो समाज थे, समुदाय थे, उनकी सीमाओं का विस्तार हुआ। एक दूसरे के प्रति, उन लोगों के प्रति में एक समझ बनी, एक कलेक्टिविटी बनी, एक सामूहिकता बनी। In most countries, the making of this new national identity was a long process. अधिकतर देशों में ये जो नई राष्ट्रीय पहचान जो बनी, वो एक लंबी प्रक्रिया के तहत बनी। बहुत आसानी से नहीं हुआ, बहुत आराम से और बहुत कम समय में नहीं हुआ। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। हाउ दिस कॉन्शसनेस एमर्ज इन इंडिया, ये कॉन्शसनेस, ये संवेदनशीलता भारत में कैसे आई, भारत में इसका जागरण कैसे हुआ। देखो, अब आते हैं हम लोग भारत में क्या हुआ। देखो बच्चों, in India, as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. भारत में जैसा कि और जो उपनिवेश थे, कॉलोनीज यानी उपनिवेश, यानी यूरोप की जिन देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों पर कब्जा किया था, उन इलाकों को कॉलोनीज कहा गया। तो भारत भी एक कॉलोनी था, अंग्रेजों की कॉलोनी, उपनिवेश था, यानी अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा करके अपनी शासन व्यवस्था लागू कर दी थी और यहाँ के जो संसाधन थे, यहाँ के जो रिसोर्सेज थे, उनको वो एक्सप्लॉइट कर रहा था, यूज़ कर रहा था। ठीक है, तो और जो कॉलोनीज थी, उसी की तरह भारत में भी जो आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, वो सीधे सीधे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, यानी उपनिवेश विरोधी आंदोलन। यानी जिस देश ने आप पर कब्जा किया है, उसके खिलाफ बगावत कि हमको आज़ाद करो, है ना। इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था आधुनिक राष्ट्रवाद। यानी कहने का मतलब ये बच्चों कि भारत में जो आधुनिक राष्ट्रवाद आया, उसकी शुरुआत, उसका आरंभ हमको गुलाम बनाने वाले देश के खिलाफ जो आंदोलन हुआ कि ये भैया तुम जाओ, यहाँ से जाओ, हम पर अत्याचार मत करो, हमारा शोषण मत करो, हमें आज़ाद करो, यहाँ से शुरुआत हुई आधुनिक राष्ट्रवाद की भारत में। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। लोग अपनी एकता को खोज रहे थे। लोगों ने शुरुआत की खोजने की, अपनी एकता खोजने की। देखो, बड़ा मतलब बहुत गंभीर छोटा सा वाक्य, लेकिन इसका बहुत गंभीर मीनिंग है, बहुत सीरियस मीनिंग है इसका। बच्चों ध्यान से समझो। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनिज्म। और ये उपनिवेशवाद से संघर्ष, ये जो हम
गुलाम थे अंग्रेज़ों के, हम पराधीन थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो हम संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष में भारत के लोगों ने एकता को खोजना शुरू किया। लाइन का जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग मैंने आपको समझाया। अब इसका क्या, इसके पीछे क्या भाव छिपा हुआ है बच्चों, इसके पीछे के भाव को छिपे होने पहले तुमको एक इंडिया की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। 1947 से पहले भारत बच्चों बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था। अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, रियासत थे। ग्वालियर अलग रियासत, रीवा अलग रियासत, अवध अलग रियासत, हैदराबाद अलग रियासत, वो फलाने रियासत अलग, अलग अलग रियासतों में, प्रिंसली स्टेट्स में। वो वहाँ का राजा, वो मेरी झांसी, मेरा ग्वालियर, मेरा रीवा, मेरा अवध, मेरा हैदराबाद, मेरा पटियाला, इस तरह का भाव था। इंडिया नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, भारत नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सब अलग अलग रियासतों में रहने वाले उसी को अपना देश मानते थे, वहाँ के राजा भी और वहाँ की रहने वाली प्रजा भी। ठीक है। अंग्रेजों ने आकर बहुत सारे 99 काम बहुत बुरे किए, लेकिन एक काम अंग्रेजों ने बहुत अच्छा किया। उन्होंने कब्जा करके भारत के बहुत बड़े भाग को अपने में मिला लिया। तो लोगों को ये समझ में आने लगा कि नहीं नहीं, ये जितना अंग्रेजों ने कब्जा किया है ये भारत है, क्योंकि अंग्रेजों ने बराबर सबको डंडा मारा है, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं, सबको बराबर का डंडा मारा है। तो यार उसको भी 4 डंडा मारा तो उतना ही दर्द हो रहा होगा, अरे यार मुझे भी मारा है तो मेरा दर्द उसका दर्द बराबर है। तो लोगों ने डिस्कवर करना शुरू किया है, यूनिटी यानी खोजनी शुरू करी। ये मतलब कहने का मतलब उससे पहले यूनिटी थी ही नहीं, इंडिया में यूनिटी थी ही नहीं, है ना, क्योंकि रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था भारत। लोगों को एक चीज़ मिली यूनिटी डिस्कवर करने में, एकता को खोजने में एक चीज़ मिली कि यार तुम भले ही रीवा के रहने वाले हो, हम भले ही हैदराबाद के रहने वाले हैं, लेकिन हम दोनों ना गुलाम हैं अंग्रेज़ों के, है ना। तो पहले यार इनको भगाओ। ठीक है। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म provided a shared bond that tied many different groups together। वही बात जो मैंने अभी समझाई, जो शोषण की जो समझ थी, शोषित होने की जो समझ, शोषित होने की समझ यानी हमको कोई हमारा शोषण कर रहा है, इसकी समझ उपनिवेशवाद में इसने विभिन्न सामाजिक समूहों को एक मंच पर एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। अभी जो मैंने समझाया वो डंडे वाले एग्जाम्पल से, कि अवध के लोगों को भी अंग्रेजों ने लूटा। क्लास 8 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने किस तरह से किसानों पर दबाव डाला गया, किसानों से ज़बरदस्ती खेती करवाई गई, क्या क्या करवाया गया, लगान वसूली का सिस्टम। पंजाब में भी किसानों के साथ वैसा किया गया, मध्य प्रदेश में भी किसानों के साथ वैसा किया गया, लोगों को लूटा गया, शोषण किया गया उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा। तो ये जो शोषित होने की जो समझ थी विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की, विभिन्न समुदायों की, विभिन्न सामाजिक समूह की, उसने लोगों को एक किया। यार हम भी पिटाए हैं, तुम भी पिटाए हो, दर्द तुमको भी हो रहा होगा, हमको भी हो रहा होगा, तो आओ पहले मिल के एक साथ गले लग कर रो लें, और उसके बाद उपाय खोजें कि यार ये फिर दोनों लोग न पिटें। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरीड एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। लेकिन एक बात और है इसमें कि जो हर वर्ग और हर समूह के ऊपर उपनिवेशवाद का जो प्रभाव था वो अलग अलग था। किसी पर कुछ और था, किसी पर कुछ और था। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा, इस वाक्य को और डिटेल में समझाऊंगा, पहले इसको समझ लो, मतलब है ना। एंड देयर एक्सपीरियंस वर वेरीड, उनके अनुभव भी अलग अलग थे। इसलिए
आज़ादी का मतलब सबके लिए बराबर नहीं था, सबके लिए अलग अलग था। यानी आज़ादी का मतलब, फ्रीडम का मतलब सब वर्गों, प्रत्येक वर्गों और प्रत्येक सामाजिक समूह के लिए अलग अलग था। मतलब अलग अलग था क्या, कहने का मतलब ये कि लोगों ने, अलग अलग वर्गों के लोगों ने, अलग अलग सामाजिक समूह के लोगों ने आज़ादी का मतलब अपने तरीके से लिया, अपनी सुविधा के अनुसार। जो उनकी ग्रीवेंसेस थी, जो उनकी समस्याएं थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आज़ादी का मतलब समझा। किसी के लिए आज़ादी का मतलब ये था कि अरे यार हमारा लगान कम हो जाएगा, यानी सरकार ना, आज़ादी का मतलब ये कि सरकार टैक्स कम लेगी। कुछ लोगों ने सोचा कि आज़ादी का मतलब हमें ऑटोनॉमी मिल जाएगी, यानी हमारी शासन व्यवस्था हमको मिल जाएगी। कुछ लोगों के लिए आज़ादी का मतलब ये था कि ठीक है, अंग्रेज रहेंगे, हमारे शासक रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी हमारी सुविधा बढ़ा देंगे, हम उतने में ही खुश हैं। कुछ लोगों ने आज़ादी का मतलब सोचा कि अरे यार हमको यहाँ बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है, अपने गांव से देश से हम हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, हमको घर जाने का मौका मिलेगा, हमको छुट्टी मिलेगी। मतलब सबके लिए जो नोशन ऑफ फ्रीडम था वो डिफरेंट था। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried to forge these groups together within one movement. महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने, इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया कि ये जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं भारत में, इनको एक किया जाए, एक आंदोलन, एक छतरी के नीचे लाया जाए, एक आंदोलन से कोरिलेट किया जाए। बट द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये जो एकता है बिना संघर्ष के, बिना विवाद के नहीं आई। ठीक है। In an earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century. पिछली टेक्स्ट बुक में, यानी क्लास 8 की बात कर रहा है, क्लास 8 में तुम लोग पढ़ा कि भारत में जो राष्ट्रीयता थी, राष्ट्रीयता का जो विकास था, राष्ट्रवाद का, है ना, फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th, 20वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड में, यानी 1900 से लेके 1910 तक, है ना। इन दिस चैप्टर we will pick up the story from 1920s and study the non cooperation and civil disobedience movement. हम लोग इस चैप्टर में 1920 के बाद की चीज़ें पढ़ेंगे, जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चलाया, जो आंदोलन पूरे देश स्तर पे चलाया, उसको पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। हम ये भी खोजेंगे इस चैप्टर में कि कांग्रेस किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को या उसके विकास को कर पाई। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, किस प्रकार विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित की, भागीदारी की। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और किस तरह से लोगों की कल्पना में, लोगों की इमेजिनेशन में राष्ट्रीयता को कैसे पहचान मिली, राष्ट्रीयता ने कैसे उनके लोगों के मनोमस्तिष्क पर घर बनाया, एक छाप छोड़ी। ठीक है, यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। ये एक इंट्रोडक्शन था, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए, और आप अब फॉलो करते रहिए, और क्या बोलते हैं, मेरे वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। ये नेशनलिज्म इन इंडिया है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको पता चलता रहेगा नए नए वीडियो। मैं भी इसको डिफरेंट पार्ट्स में बनाऊंगा। ओके, तब तक के लिए बाय।